हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज टैक्सेशन का पेपर सीएमए इंटरमीडिएट का हो चुका है। हम इसके एमसीक्यूज के आंसर देखने वाले और ओवरऑल पेपर का रिव्यू भी देखने वाले हैं कि क्या क्या किस किस क्वेश्चन में आपको करना था। अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है आईडीटी थोड़ा ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू डीटी। तो अगर आपने आईडीटी पढ़ के गए हो तो आईडीटी आप इजीली कर सकते थे। हाँ, पेपर लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में एवरेज है, मतलब उससे थोड़ा सा हार्ड मैं कह सकता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी पूछी गई है जो नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, तो मैं इसे एवरेज में कंसिडर करूंगा, ऑल्दो बहुत हार्ड तो नहीं है। आइए आंसर देखते हैं किसका क्या क्या होगा। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो उसकी 7.20 करोड़ की इनकम है, और रेट ऑफ सरचार्ज पूछी गई है कि उस कंपनी पे सरचार्ज क्या लगेगा। नॉट ऑप्टिंग फॉर स्पेशल सेक्शंस, कंपनी के लिए वैसे भी इंटर के सिलेबस में स्पेशल सेक्शन तो है ही नहीं। तो डोमेस्टिक कंपनी पे 7% एंड 12% की सरचार्ज रेट लगती है। सॉरी, आपकी देखिए टोटल मिलाकर के, हाँ, 7% एंड 12% की सरचार्ज रेट लगती है डोमेस्टिक कंपनी पर, और फॉरेन कंपनी पर लगती है 2% एंड 5%। अप टू 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। तो यहाँ पर जो इनकम है वो 7.20 करोड़ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर सरचार्ज लगना चाहिए वो कौन सा लगेगा, 7%। तो बी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद में हम देखें, हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, और इनकम के लिए बोला गया है रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो इस पे सिर्फ ओआर टैक्स देगा। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में लार्ज क्रिकेट स्टेडियम है किसी के पास जिसको लेट आउट करा गया वेरियस क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, रेंटल इनकम कहाँ जाएगी। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। सर, स्टेडियम वैकेंट लैंड माने क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि स्टेडियम क्रिकेट का बना हुआ है, तो इसलिए अदर सोर्स में नहीं जा सकता। कैपिटल गेन में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा क्योंकि रेंटल इनकम है, सेल तो करानी है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए क्या। अगर ये कभी कभार ऐसे करता तो हाउस प्रॉपर्टी में भी जा सकता था, क्योंकि इवन फोर वॉल्स आर सफिशिएंट इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर ये वेरियस मतलब बहुत ज्यादा दे रहा है, इसलिए हम इसको इसका बिजनेस मान के पीजीपीपी में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोनस शेयर्स के लिए जब से अलॉट हुए और जब तक आप ट्रांसफर करोगे वो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद में देखिए, 16 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए, वर नो एंट्री इन द डिपॉजिट, इट केम टू नोटिस, नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सेक्शन है, सेक्शन 68 69। अनडिस्क्लोज इनकम पर टैक्स की रेट क्या है, तो बेसिक्स में पढ़ लेते हैं। ये तो हम 60% का टैक्स है, सरचार्ज 25% का है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का लगता है। इफेक्टिव 78% की रेट आती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या हुआ है, शार्थ जिसकी 32 ईयर्स की एज है, 50,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर पर खर्च करे मदर के, जो कि सीनियर सिटीजन है। और मदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, देखो क्या होता है, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है तो फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन मिल जाती है, बट मैक्सिमम 50 मिलती है, और यहाँ एक्सपेंस भी 50,000 ही हुए हैं। और शरत हैज ऑल्सो पेड, चेक से 30,000 रुपीज पे करे हैं खुद को कवर करने के लिए इन फैमिली को। तो 32 ईयर्स की एज है, 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। दोनों को ऐड करेंगे तो 75,000 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी लॉ के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लगने से क्या होता है भाई, टैक्स लगने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सेज को जो सप्लाई करते हैं, सेज को और एक्सपोर्ट को एक ही चीज मानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है, जीरो रेटेड सप्लाई। इनमें से क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, तो जीएसटी नहीं होता है भाई, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होती, डिस्काउंट भी नहीं होता है, क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी इंक्लूड होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेस ऑफ सप्लाई कैटरिंग सर्विसेज, देखो कैटरिंग सर्विसेज में वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, यह आंसर होता है, बट इतना ज्यादा हम फोकस भी नहीं करते, और ये वैसे डिस्क्रिप्टिव में आता भी नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ एमसीक्यू में आता है।
तो हो सकता है जो बच्चे इसको नहीं पढ़ के जाते हैं तो उनको ये मुश्किल लग सकता है, बट इतना कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। इंटरेस्ट टू बी एडेड टू आउटवर्ड, देखो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट पर अगर कोई भी गुड्स खरीदता है तो उसको 180 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है। अगर वो 180 डेज में पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे फिर इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना होता है और अपना आईटीसी भी रिवर्स करना होता है। तो ये 90 डेज वाले तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। अब पूछ रहा है कि भाई कितने दिन में उसको वापस करना है, 180 डेज टाइम ऑफ सप्लाई से गिनेंगे या इनवॉइस की डेट से, तो इनवॉइस की डेट से गिनते हैं। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। राम ने सप्लाई करे 1 लाख के गुड्स बट राज ने रिटर्न कर दिए, तो राम ने राज को सप्लाई करे 1 लाख के गुड्स बट 10,000 रुपीज रिटर्न आ गए। तो इस 10,000 के लिए राम क्या इशू करेगा, भाई सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न के लिए हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट, क्योंकि हमें अगले को और पैसा देना है। अगर उससे और लेना होता तो हम डेबिट नोट इशू करते। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो अगला एमसीक्यू ये भी आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, क्योंकि कोई इतना डेप्थ में जाके और ये फॉर्म नंबर्स वगैरह इंटर में नहीं पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कौन से फॉर्म में मेंटेन होती है, तो ये जीएसटी पीएमटी 05 में मेंटेन होती है कैश लेजर। इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट है सीबीआईसी में फिक्स फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स हैविंग रिगार्ड टू ट्रेंड ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स बाय नोटिफिकेशन। देखो भाई सीबीआईसी क्या फिक्स करती सकती है कस्टम्स के अंदर, वैसे भी देखे तो क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू फिक्स करी जाती है, नहीं। क्या एमआरपी फिक्स करती है, नहीं। क्या ओपन मार्केट वैल्यू फिक्स करी जाती है, नहीं। ये तो ऑटोमेटिक होती है, फिक्स करी ही टैरिफ वैल्यू जाती है। तो बाय डिफॉल्ट भी देखे तो फिक्स तो टैरिफ वैल्यू ही होगी। फिर सेक्शन 9 के अंदर न्यूट्रलाइज सब्सिडी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज गुड्स पढ़ते हैं अपन, काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज गुड्स। तो ये सेफ गार्ड नहीं है, एंटी डंपिंग तो डंपिंग पे लगती है, प्रोटेक्टिव भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी। तो दीज आर दी एक्सपेक्टेड आंसर। इसके बाद देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का आया था। इसके अंदर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना था। आपका क्या आंसर आया बताना मुझे, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस आया। और अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता तो क्या होता ये भी पूछ रहे हैं, और अलग अलग केसेस बना के पूछ रहे हैं। और 22 लाख की इनकम दे दी तो वही 120 365 डेज वाला भी प्रोविजन पूछना चाह रहे होंगे। फिर इसके बाद में सैलरी का क्वेश्चन है। सारे नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट थे, ठीक है, बहुत कोई खास ऐसे पॉइंट नहीं थे हार्ड वाले। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली क्या थी कि इसमें ऑप्ट आउट नहीं कराया। तो इस क्वेश्चन को हमें डिफॉल्ट रिजाइम से सॉल्व करना था। अभी हमारी आदत क्या पड़ी हुई होती है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो काफी सारी एग्जाम्पशन डिडक्शंस हमको नहीं देनी थी, ये ध्यान रखें। इसके साथ में फिर पीजीबीपी का क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये कम ही बच्चों ने करा होगा। हालांकि पीजीबीपी कोई हार्ड नहीं होता, बट बच्चों को बड़ा हार्ड लगता है। तो ये वाली कुछ चीजें थी, ये इसके अंदर पॉइंट्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को ज्यादातर 80% बच्चों ने इसको छोड़ा होगा, स्किप करा होगा क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं है, 4-5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। रेगुलर क्लास में हम करेंगे। और इसके साथ में फिर एक दिक्कत और थी कि फिर कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ गया, इसमें अलग अलग केसेस आ गए। ठीक है, फिर इसमें 54 ईसी भी आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा कैपिटल गेन निकाल के फिर एग्जम्पशन भी देनी थी। इसके बाद में आया आपका ये अदर सोर्सेज का क्वेश्चन। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट भी लिया, बट वो ध्यान रखे डिविडेंड इनकम के 20% से ज़्यादा के एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का था। ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स एग्जाम तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ये आप बच्चे कर सकते थे, इसमें कोई ऐसा नहीं था। और अगर पास्ट एग्जाम करके गए हो तो मल्टीपल टाइम ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन था, तो पास्ट एग्जाम से बहुत इजी। अदर सोर्स का क्वेश्चन भी इजी है और ये भी इजी है। और हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी इजी था। शेट्टी जो है यहाँ पर ये डिडक्शन का क्वेश्चन था। ये सेम जो सेक्शन है ना, आज फाइनल के एग्जाम में भी आया थोड़ा सा। तो डिडक्शन जिसने पढ़ा हो, हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, बट इसमें ये चीज पूछ ली, ये बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, है ना, बहुत कम पढ़ के जाते हैं। इंटर वाले बच्चों के लिए इतना ये इजी नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड लगा। ये पूरा क्वेश्चन कल के शॉर्ट में जाके देखो तो बता दिया था मैंने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कल ही बोला था, जाकर के देख सकते हो चैनल के शॉर्ट्स में। और ये जीएसटीएन भी कल ही बोला था, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया होगा।
कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पर लास्ट अटेम्प्ट में भी आई थिंक कंपोजिशन आया होगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है, वो अल्टरनेटिवली आता रहता है। बट क्वेश्चन बड़ा इजी है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से 7 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ये देखिए, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ ना कि डिपेंडेंसी मत रखिए। लास्ट टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई आया था, तो इस बार बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। मैंने बोला था प्रोफेशनल एग्जाम है तो आने में कुछ भी आ सकता है, इस बार वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। हालांकि टॉपिक बड़ा इजी है, फॉरेन एक्सचेंज में बस डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई करना होता है, बट पढ़ के जाना जरूरी होता है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने यही पूछा, क्या सर वैल्यू ऑफ सप्लाई छोड़ ही दूं क्या? मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, छोड़ के नहीं जाना है। फिर इसके अंदर आपको आईटीसी निकालना था, ये हमेशा की तरह सेम ही था, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था। और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कस्टम का, ये मैं मानूंगा कि सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एमसीक्यू 13 एमसीक्यू ऐसे मानता हूं जो आप इजी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एवरेज में 26 नंबर आप वहां से ला सकते थे, और 7 इंटू पूरे पूरे 6 क्वेश्चन मैं ये मान सकता हूँ, इवन 7 तक भी मान सकता हूँ मैं। तो ये मान के चलिए 42 to 49 मार्क्स भी इजीली लाए जा सकते थे। तो ये था कि 70 मार्क्स का ऑल एन एवरेज पेपर जो है वो इजी कैटेगरी में था, बाकी 30 मार्क्स का एवरेज कैटेगरी में था, और 28 मार्क्स का हार्ड था। बोले ये सर ये कैसे हो गया, पेपर का टोटल करोगे तो 128 होता है। तो ये इसके बाइफर्केशन थे, ये आंसर थे। आपका पेपर कैसा हुआ, या आपकी कोई एजम्पशन या एमसीक्यू को लेकर के कंसर्न है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।